हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट की, कि ज्योतिष में तत्व की क्या महत्ता है। जैसे आपने सुना होगा कि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होता है, चंद्र, शुक्र आपके जल तत्व के ग्रह होते हैं और राशियों में भी जैसे मेष राशि हो गई, सिंह राशि, अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं, कुछ जल तत्व की राशियाँ होती हैं। तो ये तत्व का इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों ज़रूरी होता है तो तत्व देखना? देखिए कि आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में मतलब अधिकतर जो लोग राशियों का इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि ग्रह शत्रु राशि में गया, कि मित्र राशि में गया, कि उच्च का हो गया, नीच का हो गया। लेकिन राशि सिर्फ़ यहाँ तक सीमित नहीं है, राशि का अपना गुणधर्म होता है कि वो चर है, कि द्विव स्वभाव है, उसका कौन-सा तत्व है, वायु है कि अग्नि है। तो इसीलिए आज हम तत्वों के बारे में बात करेंगे कि तत्व की क्या महत्ता है, कैसे तत्व से जुड़े नियमों को हमको देखना चाहिए। आप जानते हैं कि जो 2 तत्व होते हैं फायर और वाटर यानी कि जल और अग्नि, ये दोनों एक-दूसरे के एकदम विरोधी तत्व हैं। वैसे तो तत्व 5 होते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। लेकिन ज्योतिष में राशियों में 4 तत्व में राशियाँ बँटी हुई हैं। आपका पृथ्वी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और अग्नि। आकाश तत्व माना जाता है कि वो सब में एक तरीके से विद्यमान है, इसलिए आकाश तत्व की कोई राशि नहीं है। हाँ, ग्रह ज़रूर गुरु आकाश तत्व का दिया गया है, लेकिन हम अपने विषय पर रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फायर और वाटर है, आज हम इसी पे विशेष तौर पे बात करेंगे कि ये जो दोनों तत्व हैं, ये एकदम एक-दूसरे के विरोधाभास है, यानी कि अपोज़िट है, दोनों की एक-दूसरे से बिल्कुल भी बनती नहीं है। अब देखते हैं कि फायर राशि कौन-सी होती है, तो अगर आप अग्नि तत्व की राशियाँ देखेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एरीज़, लियो, सजिटेरियस यानी कि जो मेष राशि है आपकी, जो आपका सिंह राशि है और जो धनु राशि है, इनको हम अग्नि तत्व की राशियाँ कहते हैं और जो आपके मंगल, सूर्य जैसे ग्रह हैं, ये आपके अग्नि तत्व के प्लैनेट कहलाते हैं। तो अभी सिर्फ़ आपको इतना बेसिक याद रखना है, वैसे तो ये आपको पता होगा लेकिन फिर भी मतलब हम शुरू कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि मंगल, सूर्य आपको याद रखना है कि ये अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जो मेष, सिंह और धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशियाँ होती हैं। उसी तरीके से जो वाटरी साइन है आपका यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन 4, 8, 12 जो राशियाँ होती हैं और चंद्रमा, शुक्र जैसे ग्रह, ये आपके जल तत्व के ग्रह कहलाते हैं। जल तत्व का राशियाँ कर्क, वृश्चिक और मीन होती हैं। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएँ तो फायर एलिमेंट रिप्रेज़ेंट क्या करता है? जैसे जो अग्नि तत्व की हमने बात की, ये अग्नि तत्व दर्शाता क्या है? मान लीजिए कि किसी के अंदर बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व का गुण विद्यमान है, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? तो हम जानते हैं कि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर बढ़ती है, जो उसकी लौ होती है, वो हमेशा उठना पसंद करती है। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि अग्नि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, कि अग्नि चाहती है कि वो बढ़े, वृद्धि करे। तो वही यहाँ पर लिखा होगा कि अग्नि से अर्थ होता है ऊर्जा, व्यक्ति के अंदर कितना ऊर्जावान व्यक्ति है ये हम अग्नि से देखते हैं, बढ़ना कि व्यक्ति कितना अपनी ग्रोथ के लिए जाना चाहता है, इसको हम अग्नि से जोड़ के देखते हैं। फिर अग्नि में रिजिडिटी भी होती है यानी कि जो कठोरता होती है, यानी कि जिसका जान लीजिए कि वो अग्नि तत्व प्रधान व्यक्ति होगा तो थोड़ा-सा कठोर व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा भावुक व्यक्ति नहीं होगा, उसको उसको पिघला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। कहने का मतलब है किसी बात के लिए अगर आप अग्नि तत्व प्रधान व्यक्तियों को कन्विंस करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो ये सारे गुण जो है वो अग्नि तत्व के गुण बताए जाते हैं। अब पहला नियम क्या है? देखिए कि जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी कि जो सूर्य, मंगल जैसे ग्रह हैं, ये किसी भी कुंडली में यदि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह अग्नि तत्व ही राशि में है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए आपने अपनी कुंडली खोली और आपने पाया कि सूर्य, मंगल जैसे जो ग्रह हैं, वो अग्नि तत्व राशि में ही है, यानी कि मेष में है या तो सूर्य या फिर सिंह में है या धनु में है और मंगल भी इन्हीं राशियों में है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये बात हो गई और उसी तरीके से यदि ये दोनों ग्रह साथ में जल तत्व में चले जाते हैं किसी कुंडली में, तो ये कमज़ोर स्वास्थ्य को दिखाता है। अब कमज़ोर स्वास्थ्य को क्यों दिखाएगा? क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो यदि जल तत्व में जाएँगे तो वो ऊर्जा जो है वो एक तरीके से मतलब कि घट जाएगी। वो उस ऊर्जा का जो शुद्ध स्वरूप है, जो अग्नि मैं अभी बात कर रहा था कि ऊपर उठती है, वैसा कोई स्वरूप नहीं रह जाएगा। क्योंकि जल में जाने के बाद अग्नि का नाश होता है, तो ऐसे व्यक्ति का शरीर एक तरीके से जो होता नहीं है कि जल्दी से रोग लग जाना, छुई में रहना, बीमार रहना, तो वो चीज़ दिखाता है। यदि दोनों हो जाए तो ये ज़्यादा मतलब कि स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है। एक है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है, एक में तो थोड़ा चल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोनों ग्रह यदि सूर्य, मंगल जैसे दोनों ग्रह जल तत्व की राशि में जाएँ, तो फिर ये दिक्कत दिखाता है। अब देखिए कि ये जैसे एक एग्ज़ाम्पल चार्ट है, इसमें आप देखिए कि वृश्चिक लगन की पत्रिका है, सॉरी कर्क लगन में बोल रहा हूँ और मंगल जो है वो कर्क राशि में बैठा है।
यहाँ पर मंगल नीच का भी है, लेकिन नीच से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अग्नि तत्व का ग्रह है और वो जल तत्व में बैठा है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है। फिर हमें मिलता है कि जो सूर्य है इसमें, जो दूसरा अग्नि तत्व का ग्रह है, वो वृश्चिक राशि में बैठा है। यानी कि सूर्य, मंगल इस कुंडली में दोनों के दोनों हमारे अग्नि तत्व राशि में बैठ गए हैं। अब एक चीज़ और मुझे इसमें दिखाई देती है कि इस कुंडली में लग्न में सूर्य, राहु जैसे ग्रह बैठे हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं कि वो ग्रहण योग जैसा बनता है। फिर उसके बाद मुझे ये भी दिखता है कि इस कुंडली में लग्न में सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रह बैठे हैं, जो कि ये दिखाता है कि अमावस्या का जन्म है। ये भी हेल्थ के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। गंडमूल वाले वीडियो में मैंने शायद ये बताया होगा। तो वही है कि इस कुंडली में हेल्थ के लिए मतलब वैसे ही कई और कॉम्बिनेशन खराब थे साथ में, क्योंकि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह जल तत्व राशि में गए, तो ये और ज़्यादा मतलब कि हेल्थ इनकी एक तरीके से कह लीजिए कि दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। और इसमें हुआ क्या इस चार्ट में, देखिए कि ये अब इस दुनिया में नहीं है जिनका ये चार्ट है। ये एक मतलब वही 20-22 साल के लड़के का चार्ट था जिसको कैंसर हुआ था, और शुक्र की दशा में, शुक्र क्योंकि मार्केज भी बनता है 12वें का और सप्तम का स्वामी, और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, तो ये इस चार्ट में हुआ था। तो वही मैं आपको कॉज़ बता रहा था कि क्यों वो बीमारी, और उसके साथ-साथ और भी जो दुर्योग थे, ग्रहण योग होना, अमावस्या के योग होना, इस वज़ह से मतलब ये इतनी ज़्यादा दिक्कत आई। ख़ैर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वाटर एलिमेंट के बारे में कि जो जल तत्व है वो क्या दिखाता है आपकी कुंडली में। तो देखिए कि जल सो आप जानते हैं कि पानी ममत्व से जोड़ के देखा जाता है, एक तरीके से नर्चरिंग करना, केयरिंग करना, इमोशन हो गया, फीलिंग हो गया, प्लेज़र हो गया कि व्यक्ति कितना आनंदित महसूस करेगा, कितना संतोष महसूस करेगा, आप किसी चीज़ में कितना रस ले पा रहे हैं। जल तत्व आपका ऑब्ज़र्व को भी रिप्रेज़ेंट करता है कि आप कितना सही से चीज़ें देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। जो जल तत्व प्रधान व्यक्ति होता है, उसपे आस-पास के वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बस ये है कि वातावरण का जो प्रभाव है, वो नेगेटिव वे में पड़ रहा है कि पॉज़िटिव वे में पड़ रहा है, ये मायने रखता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने वातावरण से परेशान होके आत्महत्या कर ली, और कोई व्यक्ति है जो वातावरण को देख कर के ही, उसकी सुंदरता देख कर के अच्छी-अच्छी कविताएँ लिख रहा है, तो ये 2 एक जैसे डिफरेंट बात हो जाएगी। तो वही है कि जल तत्व केयरिंग को दिखाता है, नर्चरिंग को दिखाता है, ठीक है? तो इसको हम जल तत्व से जोड़ के देखते हैं। अब जल तत्व के नियम क्या है? तो देखिए कि जो दूसरा नियम है वो ये है कि कुंडली के 4, 8, 12 राशियों में यदि पापी ग्रह हैं, जैसे जो चौथी, 8वीं, 12वीं राशि होती है, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये जल तत्व की राशि होती है। इसमें यदि पापी ग्रह हैं, तो व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन होता है, पर्सनल लाइफ कह लीजिए, बच्चे, फैमिली, ये थोड़ा-सा डिस्टर्ब रहता है। साथ ही यह भावनात्मक असंतोष को भी दिखाता है। अब भावनात्मक असंतोष क्या होता है? तो जैसे मतलब हमारी कोई इच्छा पूरी ना हो पाना, या आप किसी के साथ बहुत फीलिंग रख रहे हों, बहुत बोल लिया। आप किसी के साथ फीलिंग रख रहे हो, और उसके बाद एक तरीके से कह लीजिए कि वो भावना आपकी पूरी ना हो पा रही हो, उसको क्या बोलते हैं कि आप दूसरे के प्रति बहुत लगाव महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगला अ, आपसे उतना अटैच नहीं हो पा रहा है, तो ये एक तरीके का भावनात्मक असंतोष होता है कि व्यक्ति अपनी फीलिंग को लेकर खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये तब ज़्यादा देखा जाता है जब 4, 8, 12 राशि में पापी ग्रह बैठे हो, और साथ में यदि उस कुंडली में, जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ कि 4, 8, 12 राशि में पापी ग्रह हो, शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह भी पीड़ित हो, तो ये चीज़ कई गुना बढ़ जाती है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा कि इससे वो जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वही इसमें लिखा हुआ है, "इफ वीनस, मून आर आल्सो अफेक्टेड इन हॉरोस्कोप देन दीज़ थिंग विल बी इंक्रीज्ड।" अब जैसे ये कुंडली है, इस कुंडली में आप देखिए कि अगर मुझे जल तत्व राशियों को सबसे पहले मार्क करना हो, तो मैं मार्क करूँगा, कर्क को मार्क कर दूँगा, वृश्चिक को मार्क करूँगा, और साथ में मीन को भी एक मैंने गोला लगा दिया। अब मुझे देखना है कि इसमें क्या कोई पापी ग्रह है, तो मुझे दिखाई देता है कि मीन राशि में सूर्य, मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। पहली बात, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, जो कि हमने ऊपर बात की थी, और उससे ज़्यादा कि ये मीन राशि में पापी ग्रह आ गए। यहाँ पर शुक्र भी बैठा है, जो कि एक शुभ ग्रह है, और साथ में मुझे दिखता है कि कर्क राशि में राहु है। तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 पापी ग्रह हो गए जल तत्व राशि में, 1 शुभ ग्रह है जो कि शुक्र है, ठीक है।
अब हम शुक्र चंद्रमा को देखते हैं कि क्या शुक्र चंद्रमा इस कुंडली में अच्छे बैठे हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि इसमें जो चंद्रमा है ये जहाँ तक है कि पूर्णिमा के करीब है, तो चंद्रमा थोड़ा-सा बली है। हालाँकि ये शनि के साथ है इसलिए इसमें थोड़ा-सा एक तरीके से चंद्रमा पीड़ित भी हुआ। शुक्र को हमने देखा तो शुक्र एक जल तत्व का ग्रह होकर के 2 अग्नि तत्व ग्रहों के साथ है। हालाँकि ये अपने उच्च राशि में है, मीन राशि में, फिर भी शुक्र ठीक-ठाक सा पीड़ित हो रहा है। तो ये मतलब ओवरऑल ना तो बहुत अच्छी, ना तो बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन ये स्लाइटली अच्छी स्थिति नहीं है पर्सनल लाइफ के लिए। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो ये पर्सनल लाइफ थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस इसमें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ बैठा है और साथ में जितनी भी जल तत्व राशियाँ उसमें पापी प्रभाव ज़्यादा है। अब इसमें हुआ क्या? आप देखिए कि जैसे सप्तम भाव में एक वक्री ग्रह केतु बैठा है। सप्तमेश खुद वक्री है और साथ में वो एक वक्री ग्रह के साथ है। तो वक्रत्व का इतना ज़्यादा इस चार्ट में प्रभाव आया है कि मैरिड लाइफ कुछ ख़ास ऐसी अच्छी है नहीं इनकी, जिनकी ये कुंडली आप देख रहे हैं। मतलब ये एक जातिका की कुंडली है। फाइनेंशियली ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा ना तो अच्छा ना बहुत ज़्यादा बुरा, लेकिन एक जॉब करती हैं और उसी जॉब को जो भी है वो ये दे रही हैं। मैरिज लाइफ मतलब ना के बराबर है, बच्चे-वच्चे हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से एक तरीके से डिस्टर्ब है। अब इसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है, मैं ये सोशल प्लेटफ़ॉर्म है इसलिए इस पे ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगा। ख़ैर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब जो तीसरा नियम है वो क्या कहता है, आप जानते हैं कि जैसे जो स कुंडली का सप्तम भाव है ये हमारे जेनिटल ऑर्गन को दिखाता है, सेक्सुअल ऑर्गन को, जो प्रजनन अंग एक तरीके से कह लीजिए उसको ये दिखाता है। अब इसमें ऐसा बताया गया है कि यदि स्त्री की कुंडली हो और उसमें सप्तम भाव में मंगल, सूर्य जैसे ग्रह हो जाएँ बैठे हों, तो ये कमज़ोर प्रजनन क्षमता को दर्शाता है। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, ये कहाँ से आया? तो जैसे आप देखिए कि अभी जो हम बात करते हैं नर्चरिंग या जो जैसे आप स्त्री में जानते हैं कि जो माँ का गर्भ होता है, वो एक तरीके से उस गर्भ में काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है, पानी से पूरा गर्भ भरा होता है। तो स्त्री की कुंडली में ये आवश्यक है कि जो सप्तम भाव जेनिटल ऑर्गन को जो रिप्रेज़ेंट करता है, वहाँ पर स्त्री तत्व वाले ग्रह बैठे हैं, जैसे कि शुक्र या चंद्रमा। तो ये अच्छा मतलब कि एक प्रजनन क्षमता को दिखाता है और वहीं पर इसका उल्टा हो जाए कि स्त्री की कुंडली में सूर्य, मंगल जैसे ग्रह बैठे हैं, तो ये कमज़ोर प्रजनन क्षमता को दिखाता है। और वहीं मान लीजिए कि स्त्री की कुंडली है और शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह सप्तम में बैठे हैं, तो ये अच्छी प्रजनन क्षमता दिखाता है। और इसी तरीके से पुरुष में इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि पुरुष की कुंडली है, तो आप जानते हैं कि पुरुष की कुंडली में पुरुषत्व वाले ग्रह जैसे कि आपका सूर्य हो गया, मंगल हो गया, इवन गुरु भी हो गया, वो यदि सप्तम भाव में हो तो अच्छा होगा और यदि पुरुष की कुंडली है और उसमें सप्तम भाव में शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह आ जाए, तो फिर ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है प्रजनन क्षमता के लिए। तो इतनी बात मेरे ख़्याल से क्लियर हो जानी चाहिए कि स्त्री की कुंडली होगी तो उसमें गुरु, सूर्य वो सूर्य, मंगल जैसे ग्रह सप्तम भाव में इतने अच्छे नहीं हैं और वहीं पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह सप्तम भाव में अच्छे नहीं है, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। वही इसमें लिखा हुआ है कि पुरुष की कुंडली में सूर्य, मंगल जैसे ग्रह सप्तम भाव में हो तो ये अच्छा है। अब देखिए कि यहाँ पर सिर्फ बात हुई है जेनिटल ऑर्गन की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह सप्तम भाव में होंगे तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा पुरुष की कुंडली में, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर हम जेनिटल ऑर्गन के बारे में बात करें, प्रजनन क्षमता के बारे में बात करें, तो पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य, मंगल जैसे ग्रह का होना अच्छा होता है, ठीक है? अब ये एक चार्ट है, ये एक फीमेल नेटिव का चार्ट है। अब इसमें आप देखिए कि जैसा हमने अभी बात की कि सप्तम भाव में सूर्य, मंगल का प्रभाव हो तो प्रजनन क्षमता अच्छी नहीं होती है। मुझे दिख रहा है कि सप्तम भाव में मंगल बैठा है। ना सिर्फ ये मंगल सप्तम भाव में बैठा है बल्कि ये वक्री भी है, बली भी है और साथ में ये धनु राशि में बैठा है जो कि एक अग्नि तत्व की राशि है। यानी कि इस स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में एक अग्नि तत्व राशि पड़ी और सप्तम भाव में जो ग्रह है वो मंगल पड़ा। मंगल इस कुंडली का कोई विशेष कारक भी नहीं है, इसलिए प्रजनन क्षमता के लिए कोई बहुत खास अच्छा चार्ट है नहीं, ठीक है? उसके बाद एक बार को हम पंचम पंचमेश को भी देखेंगे तो मुझे दिखाई देता है कि पंचमेश यहाँ पर नीच का है, केतु के साथ है। हालाँकि इसमें डिग्री डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है केतु और शुक्र के बीच में। और अगर हम कारक गुरु को देखें तो गुरु भी वक्री एक तरीके से बैठा हुआ है, जो कि उतना अच्छा नहीं है कि कारक का वक्री हो जाना। और चंद्र कुंडली से अगर हम पंचम भाव को देखेंगे मान लीजिए तो उसमें भी मुझे वक्री मंगल का प्रभाव दिखता है। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नेगेटिव नहीं है। अभी तक कोई खास वैसा जो प्रयास इन्होंने किया है आईवीएफ और बाकी चीज़ें करके इतनी सक्सेस नहीं मिली हुई है इनको। तो वही है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। भगवान की कृपा रही तो आगे चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन अभी संतान होने में इनको काफ़ी दिक्कत आई। तो वही मैं बता रहा था कि मंगल जैसा ग्रह
अगर इसमें बैठा हो तो ये थोड़ी परेशानी देता है और महामारी के समय भी इनको काफ़ी परेशानी रही, तो एक ना एक मतलब ऐसे केस आया करता है। तो वही मतलब इसमें बताना ये चाह रहा हूँ कि जो कॉज़ है वो कॉज़ इफ़ेक्ट यहाँ पर है, आप मतलब शांति पूजा जो भी कराना है, वो इसकी कराएँ तो ऐसे केस में राहत होता है। जहाँ पर स्त्री के केस में अगर आप देखते हैं कि वो एक तरीके से संतान होने में दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत मतलब जेंटल उसके कुछ शारीरिक रचना की वजह से आ रही है, तो वो परेशानी आप सप्तम भाव में बैठे ग्रहों से देख सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि किसी राशि के सामने जैसे अभी हमने तत्व के बारे में बात की, लेकिन सारे ग्रह जो कि जैसे कि आपका सूर्य हो गया, मंगल हो गया, ये या तो अग्नि या जल में तो बैठेंगे नहीं और भी 2 तत्व है, आपका वायु तत्व हो गया या फिर आपका जो एक तरीके से पृथ्वी तत्व हो गया, इसमें भी बैठेंगे। तो किसी राशि के ठीक सामने पड़ने वाली राशि का तत्व उसका मित्र तत्व होता है। अब ये क्या मतलब हो गया? जैसे आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे थे कि जो सूर्य है या फिर मंगल है, वो 1, 5, 9 में अच्छा है और 4, 8, 12 में बुरा है। यही तो अभी हमने बात की सूर्य, मंगल के लिए। लेकिन क्या वो बाकी राशियों में भी बुरा होगा? तो अगर वो 1 के सामने वाली पड़ने वाली राशि यानी कि 1 के सामने आपकी तुला पड़ती है यानी कि जो 3 7, 11 राशि है, वायु तत्व की राशि है, इसमें आपका जो अग्नि तत्व का ग्रह अगर जाता है तो ये चल जाएगा। यानी कि राशि के सामने वाला जो तत्व होता है वो उसका मित्र होता है। वही मैं इसमें आपको बताना चाह रहा था, अभी नीचे स्लाइड मैंने शायद लगाई होगी। हाँ, ये वैसे वही फायर, वाटर, अर्थ और एक तरीके से एयर जो होता है, ये उसी का साइन लिखा हुआ है। आपको ये सब पता ही होगा कि जो मेष हो गया, आपका सिंह हो गया, धनु हो गया, ये अग्नि तत्व के राशियाँ होती हैं। जल तत्व की राशियाँ कर्क, वृश्चिक, मीन हो गया। पृथ्वी तत्व की राशियाँ आपकी वृषभ हो गया, कन्या हो गया, मकर हो गया और जो वायु तत्व होता है वो कुंभ हो गया, तुला हो गया और आपका मिथुन होता है, ये वायु तत्व में राशियों में आता है। अब वही मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि जो अग्नि तत्व का ग्रह है, वो या तो 1, 5, 9 में जाए या 3, 7, 11 में जाए तो ये अच्छा होता है। यानी कि अग्नि को वायु मिल जाए तो बहुत अच्छा है या फिर अग्नि को अग्नि मिले तो बहुत अच्छा है। अग्नि तत्व का ग्रह 4, 8, 12 या 2, 6, 10 में नहीं जाना चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। और वहीं जो जल तत्व के ग्रह हैं यानी कि आपका शुक्र, चंद्रमा जैसे ग्रह वो या तो जल तत्व में ही जाए या फिर वो आपका पृथ्वी तत्व राशि में जाए, वायु तत्व में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि राशि के सामने वाला उसका मित्र तत्व होता है, यानी कि अगर आप देखते हैं कि आपका जो जल तत्व का ग्रह है, शुक्र हो गया या चंद्रमा हो गया, अगर वो 4, 8, 12 में आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप देखिए कि क्या वो 2, 6, 10 में है, 2, 6, 10 यानी कि वृषभ में है, कन्या में है, मकर में, तो भी वो चल जाएगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं चारों तत्व में से ग्रह आपके कहीं न कहीं बैठेंगे। अब एनिमी जो तत्व होते हैं आप वही चीज़ है कि एनिमी तत्व आप समझ ही गए होंगे कि जो अग्नि तत्व है उसका एनिमी तत्व जल या फिर आपका जो पृथ्वी होगा वो होगा और जो जल तत्व का एनिमी तत्व है वो आपका अग्नि होगा या फिर वो आपका वायु होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें कोई बहुत ऐसा वो बात नहीं है। अब इसमें जो ग्रह है वो भी और राशि भी वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देखिए कि जो अग्नि तत्व होता है वो मंगल सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और जो आपका पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी तत्व का ग्रह है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। अब पृथ्वी तत्व रिप्रेजेंट क्या करता है? जैसे आज तो हमने सिर्फ़ 2 ही तत्वों के बारे में बात की है कि अग्नि और जल, लेकिन 2 तत्व अभी हमारे रह गए हैं पृथ्वी और वायु, इन पे हम कभी और बात कर लेंगे। लेकिन थोड़ा-सा अगर मोटा-माटी मुझे इसको बताना हो कि पृथ्वी तत्व आपका अक्युमुलेशन को दिखाता है, जोड़ने को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी तत्व की राशियाँ जैसे वृषभ राशि पैसे के जोड़ने को दिखाती है, कन्या राशि नॉलेज को जोड़ने को दिखाती है। तो एक तरीके से इकट्ठा करना पैसे-वैसे का के लिए पृथ्वी तत्व की राशियाँ देखी जाती हैं। वहीं वायु तत्व जो होता है वो ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व का ग्रह जो है वो शनि है और जो आकाश तत्व है, ये जो एक तत्व हमारा छूट गया था, उसका जो कारक है वो गुरु है। अब गुरु क्योंकि आकाश तत्व सब में विद्यमान होता है, इसलिए गुरु को आकाश तत्व दे दिया गया है और आप जानते हैं कि गुरु एक तरीके से कई तरह का कारक होता है। जैसे मान लीजिए गुरु अगर अग्नि तत्व राशि में होगा तो व्यक्ति को ज़िम्मेदार बनाएगा, वायु तत्व राशि में होगा तो व्यक्ति को पैसों से संबंधित मतलब कि धनी बनाएगा और आपका नहीं सॉरी गलत बोल दिया, वायु तत्व राशि में हो तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएगा, पृथ्वी तत्व राशि में हो तो व्यक्ति को पैसों से संबंधित धनी बनाएगा और 4, 8, 12 में अगर गुरु होता है तो वो आपको एक तरीके से मोक्ष की ओर ले जाता है, अध्यात्म की ओर ले जाता है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे गुरु हर चीज़ का कारक होता है, धन का कारक गुरु, मोक्ष का कारक गुरु, संतान का कारक गुरु, परिवार का कारक गुरु, तो उस तरीके से गुरु को हर राशि में मतलब कि उसका अलग-अलग एक तरीके से गुरु के फल बदल जाते हैं और वही जो जल तत्व है, जल तत्व के ग्रह हमारे शुक्र और चंद्रमा होते हैं, इस पे अभी हमने बात कर ही ली। तो यही था कि ये सारे तत्वों
के कौन से मित्र तत्व होते हैं, ये भी बताना ज़रूरी था क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रह है वो सिर्फ़ अग्नि या मित्र में जाएँ, 2 तत्व और होते हैं। अब देखिए कि एक और चौथा नियम है, ये वैसे अभी तक आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या ऐसा ख़ास है कि लिखा है अगर आपका लग्नेश शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपका लगन कर्क लग्न है या फिर वृषभ लग्न है या फिर तुला लग्न है, तो इनका अग्नि तत्व में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए कि आपका लगन सूर्य का लग्न है, यानी कि सिंह का या मेष का या वृश्चिक का, तो मंगल या सूर्य का लगन होकर के उसमें आपका जल तत्व में जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा इसमें मैं क्या ऐसा समझा रहा हूँ। बस ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये ज़्यादा खराब में दिखाता है। जैसे मान लीजिए किसी का सिंह लगन है, ऐसे में सूर्य यदि जल तत्व में जाता है, तो ये ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कुंडली का जो एक तरीके से ऊर्जा को रिप्रेज़ेंट करने वाले ग्रह हैं, सूर्य, मंगल जैसे ग्रह, वो जल में गया, साथ में आपका लग्नेश भी जल तत्व में जाएगा, तो ये मतलब कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत दे देता है। बाकी जो ऊपर वाला है, इसमें भी आपको मतलब बाकी फैक्टर तो ध्यान में रखने चाहिए। जैसे अब आप ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में लग्नेश कौन बना तो मुझे दिखाई देता है कि लग्नेश आपका शुक्र बनता है। शुक्र कहाँ पर बैठा है तो शुक्र सप्तम में बैठा है, साथ में उसके सूर्य बैठा है, वो मेष राशि में बैठा है, यानी कि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहा है काफ़ी ज़्यादा और सूर्य जो है वो बली हो रहा है। सूर्य एक तो उच्च का भी है, हालाँकि शुक्र और बुध भी साथ में बैठे हैं, तो जो बेसिक फलित है, जहाँ तक चार्मिंग होगा, बाकी चीज़ें होंगी, उसको भाग्य का साथ मिलेगा, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन ये खैर फीमेल जातिका का चार्ट है, लेकिन वही है कि इनको भी मतलब जो जेंटल इश्यू है इस इनका सामना करना पड़ा और वीनस आप देखिए कि लग्नेश जहाँ पर पीड़ित हो रहा है, पीड़ा उसी से संबंधित है। तो वही है कि सप्तम भाव में लग्नेश बहुत ज़्यादा पीड़ित हुआ है, तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? और ख़ासकर कि वो तत्व वाला जो मैंने बताया कि आपका लग्नेश जल तत्व का ग्रह होकर के अग्नि में गया है, तो ये स्वास्थ्य को काफ़ी एक तरीके से डैमेज कर रहा है। तो वही ये चार्ट था, वही मतलब बीमारी क्या प्रॉब्लम वो उसी तरीके की है, जैसे जो पीरियड्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा 2-3 महीने, 4 महीने मिस हो जाते हैं और साथ में आप देखिए कि चंद्र कुंडली से आप देखेंगे तो जो मंगल है वो भी अष्टम में है, तो अष्टम का मंगल भी रक्त संबंधित कुछ न कुछ रोग दे ही देता है। तो वही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि ये वो भी योग बन गया स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, वो भी अग्नि तत्व राशि में, तो वो भी एक दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। अब एक पंच 5वां नियम है, 5वां नियम क्या है तीसरे और 10वें भाव के स्वामी का अग्नि तत्व राशि में जाना वृद्धि को दर्शाता है। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे जो 10वां भाव है, वो हमारे कर्म को रिप्रेज़ेंट करता है कि व्यक्ति कार्यक्षेत्र में कैसा रहेगा। तो हर कोई चाहता है कि व्यक्ति कार्यक्षेत्र में एटलीस्ट बोल्ड रहे, सबमिसिव ना रहे, रिजिड हो थोड़ा-सा मतलब एक तरीके से आप अपने कार्यक्षेत्र में ग्रो करना चाहे, लड़ने की क्षमता रखता हो व्यक्ति, निर्णय लेना जानता हो, तो वही है कि 10वें और जो तीसरा भाव हमारे एफर्ट का होता है। आप सोचिए कि तीसरे भाव का स्वामी यदि कर्क, वृश्चिक या मीन जैसी राशि में जाएगा, तो यानी आपके एफर्ट ही खुद ही सबमिसिव हो गए। एफर्ट ही ग्रोथ की ओर नहीं जा रहे हैं। तो वही है कि तीसरे भाव और 10वें भाव जो आप एफर्ट कर रहे हैं या जो आपका कर्म है, ये सारे चीज़ें यदि अग्नि तत्व राशि में जाए तो वो वृद्धि को दर्शाता है यानी कि वो ऊँचा बढ़ेगा आपका जो कार्यक्षेत्र है वो धीरे-धीरे एक तरीके से कह लीजिए कि बढ़ने की ओर देख रहा है इसलिए अच्छा माना जाता है। वरना जल तत्व की राशियाँ में व्यक्ति बस चल रहा है काम किसी तरीके से या जल तत्व की राशियों में दशमेश का जाना वो दिखाता है कि व्यक्ति थोड़ा-सा बहुत ही काम करेगा और फिर वो कार्यक्षेत्र का अलग-अलग डिवीज़न हो जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तीसरे दसवें के स्वामी का अग्नि तत्व राशि में जाना ये अच्छा होता है, वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिए कि इसमें जो हमने जल और अग्नि की बात की, इसमें सबसे पहला जो अगर मोस्ट प्रोबेबली मतलब एक बार मैं रिकैप करूँ, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह कुंडली में अग्नि तत्व में गए हैं कि नहीं? यदि अग्नि तत्व में नहीं गए हैं, तो आप देखेंगे कहीं जल में तो नहीं गए हैं। यदि जल में गए हैं तो आप खराब बोलेंगे, एक जल में गया है, एक ठीक बैठा है तो मिला-जुला सा परिणाम रहेगा। उसके बाद यदि सूर्य, मंगल जैसे ग्रह वायु में गए हैं तो अच्छा है, पृथ्वी में गए हैं तो खराब है। इस तरीके से आपको चंद्र, शुक्र को देख कर के आपका जो जल तत्व से जुड़ी चीज़ें मैंने बताई उस तरीके से आप फलित कर सकते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि क्या ग्रह की शत्रु मित्र राशि का कोई वजूद नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि सूर्य मीन में गया तो सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह होकर के जल तत्व में गया, लेकिन वो एक मित्र राशि में भी तो गया है। तो देखिए कि इसका फ़र्क आपको समझना चाहिए कि ग्रह की मित्रता, शत्रुता से फ़र्क क्या पड़ता है। ग्रह यदि मित्र राशि में जाता है, तो वो जिस भाव का स्वामी होता है, उस भाव से च
की जो चीज़ें होती हैं उसको अचीवमेंट करने में आपको आसानी रहती है। जैसे आपका धनेश यदि मित्र राशि का गया, तो पैसे के मामले में आपको वो चीज़ें विथ ईज़ मिल जाएँगी, इतनी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जो तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो ग्रह का नैसर्गिक स्वभाव है कि सूर्य यदि अग्नि तत्व का ग्रह है, वो जल में जाएगा तो सूर्य एक तरीके से जो उसका सूर्य का कारक है ऊर्जा का, वो पीड़ित हो रहा है। इस वजह से मित्र राशि के में जाने के बावजूद वो जो पीड़ा है वो उस ग्रह को मिलेगी और वो आपके शरीर में प्रदर्शित होगी। इसलिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है? तो ग्रह की मित्र शत्रु राशि का मतलब अलग होता है, इसको आप इससे मत जोड़िएगा कि तत्व को ही सिर्फ महत्ता दे रहे हैं, हर चीज़ का जैसे एक अलग अर्थ होता है। अब एक दूसरा आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ नवमांश कुंडली। ये मतलब ये मुझे ऊपर ही डालना चाहिए था, ये मिस हो गया कि नवमांश बहुत महत्वपूर्ण है। लगन से भी मतलब एक अच्छे स्कॉलर्स का कहना था कि वो लगन से भी नवमांश महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्या मतलब मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो भी योग अभी हमने D1 से देखे, आप उसको एक बार रिकन्फर्म D9 में भी कीजिए। जैसे अगर सूर्य मंगल आप देखते हैं कि जल तत्व में गया, तो क्या D9 में भी वो जल तत्व में जा रहे हैं, तो ये विशेष तौर पे बुरा हो जाएगा। और यदि मान लीजिए D9 में वो अग्नि तत्व में जा रहे हैं या अच्छे तत्व में जा रहे हैं, तो फिर वो D1 का जो नेगेटिव परिणाम है, उसको कम करते हैं। तो ये D9 का महत्व होता है। इस तरीके से आप D9 के भी 4, 8, 12 राशियों को देख सकते हैं। जो-जो नियम हमने एक तरीके से लगन कुंडली पे लगाए हैं, वही चीज़ आपको नवमांश कुंडली पे लगानी है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो एक तरीके से उसमें फ़िल्टर हो जाएगा, तो वो काफ़ी एक्यूरेट आपको मिलेगा, तो आप इसको भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? ये मुझसे मिस हो गया था कि मैंने इसको नीचे लगाया, शुरू में ही हमको इसको करना चाहिए था, ठीक है? तो इतना मेरे ख़्याल से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी नियम है उसको आप एक बार नौमांश कुंडली में भी ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है? अब अगर आपका इस विषय से संबंधित कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।